सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 1685 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यह अब तक एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले सोमवार को 1664 और मंगलवार को 1656 नए मरीज मिले थे। लगातार तीसरे दिन प्रदेश में 1600 से अधिक मरीज मिलने के बाद अब कुल रोगियों का आंकड़ा 41,471 हो गया है। वहीं बीते 24 घंटे में 29 और मरीजों की मौत हुई है। अब तक यह खतरनाक वायरस 1012 लोगों की जान प्रदेश में ले चुका है। प्रदेश में 31 जुलाई तक पूरे लॉकडाउन लगने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह पूरी तरह से गलत खबर है। उन्होंने कहा कि यूपी में 31 जुलाई तक पूरे लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। 31 जुलाई तक सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन ही लागू रहेगा। अयोध्या और भगवान राम पर अपने विवादित बयान को लेकर नेपाल के पीएम केपी ओली के खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश है। कान्हा की नगरी मथुरा में रह रहे नेपाल मूल के संत और धर्माचार्यों ने भी ओली को आड़े हाथों लिया। सभी ने ओली का पुतला दहन कर नारेबाजी की। धर्माचार्यों ने कहा कि अगर ओली के बयान को सच भी मान ले तो वहां सरयू नदी कहाँ है। इतिहास बदल सकता है लेकिन पुराण नहीं। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के पीएम केपी ओली के उस बयान पर कड़ा विरोध जताया है जिसमें उन्होंने कहा है कि असली अयोध्या नेपाल में है और नकली अयोध्या भारत में है। संतों ने आरोप लगाया है कि नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और उसके बहकावे में आकर भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। 12 दिन बाद शिकायतकर्ता राहुल पहुंचा घर, बोला जनेऊ का हवाला देकर एसओ ने विकास से बचाई थी जान। कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब मामले में विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर लिखवाने वाला राहुल तिवारी कानपुर कांड के 12 दिन बाद अपने घर लौट आया है। यहां उसने मीडिया से विकास दुबे की दबंगई का दास्तान बयां किया है। आपको बता दें कि राहुल की एफआईआर के बाद ही पुलिस विकास दुबे के घर बिकरू गांव में दबिश देने गई थी, जिसके बाद जघन्य हत्याकांड हुआ और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। राहुल के अनुसार पूर्व एसओ चौबेपुर विनय तिवारी घटना से एक दिन पहले 1 जुलाई को उसे लेकर बिकरू गांव गए थे, जहां पर बिकरू में एसओ के सामने विकास ने उसकी पिटाई की। पीटने के बाद सीने पर राइफल तान दी थी। इस दौरान एसओ विनय तिवारी को भी विकास ने धमकाया। विनय तिवारी ने जनेऊ का हवाला देकर उसकी जान बचाई थी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी फरार आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच शूटआउट के गिरफ्तार 50,000 इनामी शशिकांत पांडे की पत्नी मनु का दूसरा ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह रिश्ते में अपने भाई से बात कर रही है। इसमें वह कह रही है कि मेरा ये नंबर जिसके पास है सबके मोबाइल से डिलीट कर दो, कल्लू पकड़ गया है, मैं सिम चबा कर खा जा रही हूँ। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, सब से भी कर दो, जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देता, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो, याद कर लो मन में लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है, और मेरी बात सुनो। हाँ, नाम नहीं लेंगे लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है ठीक है, सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है, चलो हम बाय बाय बाय। शशिकांत पांडे की पत्नी मनु की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। साक्ष्य छिपाने और आरोपितों का सहयोग देने में उसकी भूमिका पर पूछताछ शुरू कर दी गई है। कानपुर कांड के आरोप में एनकाउंटर में मारे गए प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय की उम्र पर विवाद खड़ा हो गया है।
पुलिस ने प्रभात की उम्र 20 साल बताई थी, जबकि उसके परिवार ने दावा किया है कि प्रभात की उम्र सिर्फ 17 साल थी। इस संबंध में मार्कशीट और आधार कार्ड दिखाया गया है। इसमें प्रभात की जन्मतिथि 27 मई 2004 लिखी गई है। प्रभात को फरीदाबाद से गिरफ्तार करने के बाद कानपुर लाते समय पुलिस ने 9 जुलाई की सुबह एनकाउंटर में मार गिराया था। प्रभात की बड़ी बहन हिमांशी ने दावा किया है कि उसके पिता कभी भी विकास के पास उठते बैठते नहीं थे। मेरे परिवार का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। भाई को तो पहले ही बिना गलती मार दिया गया, वह तो नाबालिग था। 3 बार घर की तलाशी ली गई, घर में कुछ नहीं मिला। प्रभात के उम्र विवाद को लेकर राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि जो हत्या करेगा मुठभेड़ करेगा। अगर उसका एनकाउंटर हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? परिवार को भी देखना चाहिए कि उनका बेटा कहां जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है। बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में देर रात घर में सो रहे एक दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों को सुबह वारदात की जानकारी हुई। घटना के वक्त दंपति का बेटा परिवार के साथ अपनी ससुराल गया था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। प्राथमिक जांच में रंजिशन हत्या की बात सामने आ रही है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी जेल से देर रात 3 कैदी फरार हो गए। इनमें 2 आर्म्स एक्ट के और एक कैदी पास्को एक्ट का आरोपी था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीनों कैदी खिड़की तोड़कर फरार हुए हैं। एक को पकड़ लिया गया है, बाकी 2 की तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में कैदियों पर केस दर्ज किया गया है। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ताजनगरी आगरा में खनन माफिया के गुर्गों ने थाना कागारौल क्षेत्र में आभुआपुरा गांव के पास सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। घटना में सिपाही और एक ग्रामीण घायल हुआ है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 7 ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लिया है, जबकि 3 ट्राली लेकर गुर्गे फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। कानपुर में किडनैप हुए टेक्नीशियन का 23 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। युवक के परिवार पर उस वक्त बड़ी आफत टूट पड़ी जब अपहरणकर्ताओं को फिरौती की 30 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन फिर भी उनका बेटा नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की निगरानी में पैसे दिए गए। वहीं बीती रात एसएसपी ने बर्रा थाने का जायजा लेकर पीड़ित के परिजनों से बातचीत की। कानपुर किडनैपिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जवाबी हमला किया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नैतिकता का ही अपहरण हो गया है। उन्होंने ट्वीट किया, कानपुर में अपहरण की घटना के बाद बेबस व मजबूर परिजनों द्वारा सूचित करने के बावजूद पुलिस के सामने से फिरौती की रकम ले जाने वालों के ऊपर आखिर किसका हाथ है और उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कानपुर में युवक का अपहरण कर कानपुर में 30 लाख की फिरौती मामले में फिर घिरा है। इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उसी कानपुर का मामला है जहां कुछ दिनों पहले इतनी बड़ी घटना घटी है। अब आप यूपी की कानून व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस के सामने से आरोपित 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए और बेटे को भी नहीं छुड़ा पाए। सुप्रीम कोर्ट 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में भर्ती से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। भर्ती से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 घंटे के बहस के बावजूद निर्णय तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए आज भी सुनवाई जारी रहेगी। आज सुबह 10:30 बजे से सिर्फ इसी मामले को सुना जाएगा। शीर्ष कोर्ट के फैसले पर हजारों की निगाहें लगी हुई हैं। राजधानी लखनऊ स्थित नगर निगम में 2 अधिकारी और 9 कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पाया गया है। 48 घंटे के लिए नगर निगम मुख्यालय बंद किया गया है। वहीं अयोध्या में 2 सिपाही समेत 33 नए संक्रमित मिले हैं। उधर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में भर्ती अयोध्या निवासी महिला की मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गंभीर अवस्था में लखनऊ में भर्ती कराई गई थी। जनपद में यह दूसरी मौत है।
गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के अतरौलिया में हाईटेंशन लाइन के नीचे बने मकान की छत पर कपड़ा फैलाते समय फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर की पत्नी की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। महिला एक हफ्ते पहले ही पति और बच्चों के साथ किराए के मकान में आई थी। हाईटेंशन लाइन के नीचे करंट से महिला की मौत की जानकारी के बाद बिजली निगम के अफसर भी जागे हैं। अफसरों ने मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने रिश्वत लेते हुए आदर्श कोषागार में तैनात सहायक लेखाकार मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार शहर के एक युवक से पिता की पेंशन को पारिवारिक पेंशन में परिवर्तित करने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस टीम ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपित को ट्रैप कर कार्रवाई की। अगर आपसे भी कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि है 9454101866 पर आप शिकायत कर सकते हैं। गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र में विभिन्न गांवों में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर 8 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी मामले में FIR दर्ज कराई है। इसके अलावा बिजली चोरी करने वालों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान 25 लोगों के कनेक्शन जांचे गए। बनारस में BHU से 162 रिजल्ट प्राप्त हुए। इनमें से 11 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं 2 कोरोना मरीजों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। अब काशी में मरने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 30 हो गई है। वहीं कुल 947 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 474 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के साथ अन्य बीमारियों से ग्रसित गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा थेरेपी देने का रास्ता साफ होता जा रहा है। एक दिन में वाराणसी में 11 कोरोना विजेताओं ने इसके लिए सहमति प्रदान की है। इनमें एक दंपत्ति भी शामिल है। इस क्रम में अब तक 23 लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जबकि 2 विजेता BHU ब्लड बैंक पहुंचकर सैंपल भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की वर्ष 2020 की 10वीं की परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी की है। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को किसानों की तबाही से परेशानी नहीं है। कोरोना संकट के बहाने वह बड़े उद्यमियों की दिक्कतें दूर करने में ही व्यस्त है। पिछले दिनों बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से किसान संकट से गुजरे थे और उसके नुकसान से संभल भी नहीं पाए थे कि बाढ़ और टिड्डी दल के प्रकोप ने उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के साथ लगातार छल कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की कहीं खरीद नहीं हुई। बहुत जगहों पर तो क्रय केंद्र ही नहीं खुले। जहां खुले थे वहां किसानों को किसी न किसी बहाने से परेशान किया गया। प्रदेश की बहुचर्चित अनामिका शुक्ला केस के बाद ग्रेटर नोएडा में दूसरे की B.Ed डिग्री पर नौकरी करने वाली शिक्षिका मनीषा को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। फर्जीवाड़ा प्रकाश में आने पर शिक्षिका फरार हो गई है। आरोपी टीचर ने 10 साल तक फर्जी डिग्री पर नौकरी की। शिक्षिका की तैनाती नवादा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में रही थी।